तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दुर्वा क्लास 7 की हिंदी पुस्तक को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका 5वां पाठ है ये थोड़ी धरती पाऊँ कविता। यह एक कविता है बच्चों, इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों इस पाठ का मैं आपको सारांश बता देती हूँ कि आखिर ये देखिए प्रकृति पर आधारित कविता है। चित्र देखकर आपको पता चल रहा है। यह कविता थोड़ी धरती पाँव में कवि एक ऐसी धरती की कल्पना करते हैं जहाँ वे बाग बगीचा लगा सकें। ये बहुत ही अच्छी कल्पना है बच्चों, क्योंकि जब धरती जिसके पास घर होता है, अगर थोड़ी सी ज़मीन नहीं होती है तो वही लोग इस परेशानी को और भावना को समझ सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी धरती होती तो वहाँ पर कुछ वो लगा सकते, अपने मन के हिसाब से प्रकृति का आनंद उठा पाते। तो कवि ऐसी धरती की कल्पना करते हैं जहाँ वे बाग बगीचा लगा सके, फल फूल उगा सके, वहाँ पर चिड़िया चहचहाएं और एक शांतिपूर्ण वातावरण हो। कवि को ऐसी 1 इंच धरती भी नहीं मिल पाती जो उनकी अपनी हो, यानी कवि के पास कोई अपनी धरती नहीं है। वे पाठकों से, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपसे आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि यदि उनके पास ऐसी धरती हो तो वे उसकी रक्षा करें, पेड़ों को ना काटें और पर्यावरण को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। कविता में पेड़ों और बच्चों को, दुनिया को हरा भरा रखने वाला बताया गया है और चेतावनी दी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि चेतावनी देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वे उसके दुष्परिणाम भी भुगतते हैं। अब चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद आपको इसका भावार्थ भी बताऊंगी। पेंसिल निकाल लीजिए, जहाँ आपको कठिन लगेगा अंडरलाइन कीजिएगा। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ। अब यहाँ देखिए पाठ के नाम से पता चल रहा है कि कवि के पास कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पर वो कुछ लगा सके, जहाँ पर वो पर्यावरण का आनंद अपने हिसाब से उठा सके। तो उन्होंने ऐसी कविता लिखी है कि थोड़ी धरती पाऊँ, अगर थोड़ी सी धरती मिल जाती तो उसका मैं क्या क्या करता। उनके मन के जो भाव हैं वो यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अभी तक आपको क्लियर हो गया कि कवि थोड़े दिनों से सोच रहे थे और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी धरती का एक हिस्सा मिल जाता, जिस पर, धरती मतलब होता है पृथ्वी, जमीन, जिस पर वो बाग बगीचा तो गार्डन होता, आपको पता है। वहाँ पर वो बाग बगीचा लगाना चाहते हैं, जहाँ जो हो सके लगाओ, उनका जो मन करे वो उस पर लगाएं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, पेड़ पौधे लगाएं तो उस पर फल फूल भी खिले, सुंदर लगे, चिड़िया भी बोले। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, यानी खूब खुशबूदार हवा चले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। देखिए जलाशय यानी वहाँ पर तालाब के बारे में कहा गया है। यहाँ पर जलाशय यानी तालाब। देखिए, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। यानी कवि के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है जिस पर उन्होंने कोई ऐसा पेड़ लगाया हो जो उनको अपना कह सके या वे उसे अपना कह सकें, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो कवि इस मामले में बहुत दुखी हैं और वो बताते हैं कि आपके पास अगर कुछ है तो उसको बचाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, फसलों से दहक रही हो, यानी फसलों से भरी हुई आपके पास खेती हो। क्यारी मतलब होता है बच्चों जो स्क्वायर आपकी खेतों की जो क्यारी होती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें पौधे लगाए जाते हैं। तो ऐसे इसको फसलों में दहक रही हो, यानी फसलों से भरी हुई हो। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। देखिए चौपाई यानी 4 पैरों वाले, जिनके 4 पैर हैं तो वो 4 पैरों वाले गाय बैल को, जानवरों को कहते हैं। हो सकता है कहीं सहन में
पक्षी घूम रहे हों। यानी जब ऐसी बाग बगीचे होंगे तो वहाँ पर चार पैर के जानवर, जो जानवर हैं वो भी, पशु भी घूमेंगे, पक्षी भी घूमेंगे, पक्षी भी उड़ेंगे, चहचहाएंगे। तो विनती है यही, कवि प्रार्थना करते हैं, विनती यानी प्रार्थना करते हैं, कभी मत उस दुनिया को खोना। अपनी उस प्यारी सी अनोखी दुनिया को कभी प्रार्थना करते हैं कि ऐ मनुष्य, कभी उस अपनी प्यारी दुनिया को कभी मत खोना, पेड़ों को मत कटने देना। देखिए, प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छी कविता है। पेड़ों को मत कटने देना यानी आप पेड़ को कभी न काटें, क्योंकि पेड़ आपको खुशहाली देते हैं, आपको एक स्वच्छ वातावरण देते हैं। कवि कहते हैं, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। मत चिड़ियों को रोना यानी जब पेड़ ही नहीं होंगे तो चिड़िया कहाँ से होंगी, इसलिए कभी पेड़ों को कटने मत दीजिए, नहीं तो आप चिड़ियों के लिए हमेशा तरस जाएंगे कि चिड़िया कैसे बोलती थी। एक एक पत्ती पर हम सब, एक एक, देखिए एक ही शब्द दो बार आया, पुनरुक्त शब्द युग्म है बच्चों यहाँ पे। एक एक पत्ती पर हम सब, पत्ती यानी पत्ते, लीफ, ग्रीन लीफ जो होती है, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। यानी हरे हरे पत्ते देखने के लिए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम तरस जाएंगे, और अगर एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। शाखें यानी ब्रांचेस, यानी उनकी डालियाँ, जब शाखाएं कट जाती हैं तो वे पेड़ जो हैं, वो भी भोले भाले पेड़ जो हैं, उनके शिशुओं सा यानी बच्चों के जैसे, बालकों के जैसे वो रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। बच्चों, बहुत ही अनोखी कविता है और पर्यावरण से इतनी प्यारी सी, इतने अच्छे ढंग से जुड़ी हुई है कि आप खुद फील कर सकते हैं इस कविता को। ऐसे लगता है जैसे आपने किसी पेड़ को लगाया है और उसके एक एक पत्ते को काटा जा रहा है। इतने दर्द भरे स्वर में कवि ने इसको लिखा है, इस कविता को। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, इतराना यानी खुश होना, पेड़ों के संग हिलना, जैसे पेड़ हिलते हैं वैसे आप भी खुश होइए। बच्चे और पेड़ दुनिया को, बच्चों को भी जोड़ दिया इन्होंने, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। जो इन बुरे कर्मों को नहीं समझते हैं कि पेड़ जरूरी है कि नहीं। देखिए, एक पेड़ काटा जा रहा है, चित्र में यहाँ दिखाया गया है पेड़ को कैसे कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। तो कवि कहते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों का वे फल चखते हैं। जो पेड़ों को काटते रहते हैं अंधाधुंध, वृक्षारोपण तो नहीं करते पर वृक्षों की कटाई करते हैं, वे इस दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों का फल उनको चखना ही पड़ेगा। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर। यानी हम वहशी बन करके हम पेड़ों को अगर काटते जाएंगे, लगाएंगे नहीं, तो हमारे फेफड़ों में क्या भर जाएगा, जहर। हम जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। यानी जब पर्यावरण सही नहीं होगा, शुद्ध साफ सुथरा नहीं होगा, तो पर्यावरण में प्रदूषण भर जाएगा, और जो हवा भी हम सांस में लेंगे तो वह हवा भी हमारे फेफड़ों को बर्बाद कर देगी, जहर भर जाएगी, और हम किसी काम के नहीं बचेंगे। हम सबको बांट रही है। यह कविता लिखा है बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। चलिए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ देती हूँ और आप पढ़ना सीख लिए होंगे। थोड़ी धरती पाऊँ, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी महक रही छोटी सी खेती जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना।
एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता को लिखा है। बहुत ही अच्छी कविता है, पर्यावरण पर आधारित। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तालाब, जलाशय का अर्थ है तालाब या झील। दुष्कर्म का अर्थ होता है बच्चों बुरा काम। दहकना यानी आग की लपटें उठना। अंग मतलब होता है शरीर, भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव जो भी शरीर के अंग हैं। बहसी मतलब होता है असभ्य। सहन मतलब आंगन, और शिशु मतलब बालक। विनती यानी प्रार्थना। ये शब्दार्थ आपका हो गया। कविता है प्रश्न है, कविता संबंधी प्रश्न है बच्चों। क्या क्या प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहते हैं? तो कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि बाग बगीचा लगाएंगे तभी तो हरियाली रहेगी। कवि थोड़ी थोड़ी धरती चाहते हैं जहाँ वे बाग बगीचा लगा सके, फूल फल उगे और चिड़िया चहचहाए, एक शांतिपूर्ण वातावरण हो। तो आप लिखिए कि कवि बाग बगीचा, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से, इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण। वरण हो। बच्चों इसको मैंने छोटा कर दिया कि और भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा बड़ा करने से यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम हो जा रही, या तो फिर मुझे उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसी में लिखने की सोचा है। कवि पाठकों में कविता में कवि की क्या विनती है? कविता में कवि की क्या विनती है? तो कविता में कवि की यही विनती है। क्या विनती है? आपको क्या की जगह लिखना है यही। कविता में कवि की यही विनती है कि, है के बाद लिखेंगे कि अगर आपके पास धरती है तो उसे बचा कर रखें। बचा कर रखें, यहाँ रखें लिख देती, जिससे पेड़ पौधे लगा सकें, स्वच्छ वातावरण मिले। कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है? अगला प्रश्न है, कवि क्यों कहते हैं कि आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है? देखिए यहाँ से लिखना है, कवि क्यों की जगह पर लिखना है इसलिए। कवि इसलिए कहते हैं, कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से
कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। देखिए, आपको लिखना है कवि इसलिए कहते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। न तो स्वच्छ हवा मिल पाती है, न तो जीवों को स्थान मिल पाता है, ना पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलती है, ना फल फूल मिलते हैं, ना खुशबूदार सुगंधित पर्यावरण मिल पाता है। इसलिए कवि नहीं चाहते हैं कि पेड़ों को काटा जाए, धरती को बेचा जाए, धरती को नुकसान पहुंचाया जाए। कवि ऐसा नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। तो सही बात है, जहाँ बच्चे होते हैं। और अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो। बच्चों, सही बात है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ कितनी रौनक होती है, और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ कितनी हरियाली और खुशहाली होती है। तो कवि ने सही कहा है, दोनों में बहुत अधिक समानता है। लिख देती हूँ यहाँ पर, पेड़ दुनिया को हरा भरा समानता है। बच्चों में क्या कुछ समानता है, यहाँ पर लिखिएगा। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और, तो आप लिखिएगा पेड़ों और बच्चों में यही समानता है। यहाँ से लिखिएगा यही समानता है कि बच्चे घर को खुशियों से, या इसको यहाँ से लिखना बच्चों, खुशियों से भर देते हैं। और अगला इसको मिटा दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, ऊपर यहाँ तरफ में, बच्चे घर को खुशियों से भर देते हैं और पेड़ स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। दोनों खुशियों के लिए ज़रूरी है, पेड़ भी और बच्चे भी। कैसी लगी कविता, पढ़ो और जवाब दो। कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी और वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी। तो बच्चों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे तो सारी पंक्तियाँ अच्छी लगी। कवि के जो भाव हैं वो बिल्कुल हर किसी के भाव हो सकते हैं। बातचीत में देखते हैं बच्चों, नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है, इसे अपनी समझ से पूरा करो। बच्ची, ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। लकड़हारा, यह तो मेरा काम है। बच्ची, पर यह तो गलत है। लकड़हारा, यह कैसे गलत है, इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आ गया बच्ची और लकड़हारा की कहानी को पूरा करना। एक लकड़हारे के लिए बच्चों ये गलत नहीं हो सकता। उसको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के भरण पोषण का यही एक तरीका है। इसलिए उसको लगता है कि मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है पेड़ काटना। लेकिन जब कोई और है जो देखता है, उसको लगता है कि पेड़ लगाना जितना ज़रूरी है काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर पेड़ किसी भी कारण से काटना ही पड़े किसी मजबूरी में, तो उससे अधिक पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस कहानी को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं बच्चों। बच्ची कहती है कि परिवार का जब लकड़हारा कहता है यह कैसे गलत हुआ, इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो बच्ची कहती है, तुम भरण पोषण के लिए कुछ और भी काम कर सकते हो। देखिए यहाँ पर, तुम भरण पोषण, एक एक लाइन लिखकर मिटा दूंगी बच्चों, पोषण के लिए और भी कुछ काम कर सकते हो।
कुछ काम कर सकते हो। बच्ची का वाक्य पूरा हुआ। अब इसको मिटा देती हूँ, फिर लकड़हारे का वाक्य लिखूंगी। हो कंप्लीट। लकड़हारा क्या कहता है? लकड़हारा कहता है कि सही बात है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी बात है, ऐसा है तो तुम ही बताओ, मैं और कौन सा काम कर सकता हूँ? कौन सा काम कर सकता हूँ? अब देखिए, लकड़हारे की भी बात पूरी हो गई, बच्ची की भी बात है पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। बच्ची फिर क्या कहती है? बच्ची, यहाँ बच्ची लिख देती हूँ, एक मिनट। बच्ची क्या कहती है? तुम सब्जी बेच सकते हो। आप अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। तुम सब्जी बेच सकते हो, खेती कर सकते हो, है ना? कुछ भी कर सकते हो, खेती कर सकते हो। अब देखिए, इससे सबको फायदा होगा। इससे सबको फायदा होगा। अब लकड़हारा क्या कहता है? मेरे खेती करने से, सब्जी बेचने से सबको कैसे हो सकता है? मेरे खेती करने से, लकड़हारा कहता है, लकड़हारा मेरे सब्जी बेचने से और उगाने से सबको फायदा कैसे होगा? बच्ची कहती है, तुम मेहनती हो। जो भी करोगे अच्छा करोगे। बाग बगीचा, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, बताओ। तो यहाँ पर ख नंबर है कि तुम, कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया, बताओ। नीचे लिखी चीज़ें बगीचे में होंगी। कार, फूल, क्यारियाँ, चिड़िया, सड़क, फल। क्या क्या होंगे बच्चों बगीचे में? फूल होंगे, चिड़िया होगी, फल होंगे, तालाब होगी, पेड़ होंगे, खेत होंगे, क्यारियाँ होंगी। क्या क्या बागीचे में? देखिए बच्चों, फल, तालाब नहीं होगा, खेत नहीं होगा, ये दो नहीं होंगे। पेड़ होंगे, पत्ता होगा, क्यारियाँ होंगी और टहनी होगी।
तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? आप नए पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ काटने के लिए कुछ नियम बना दिए जाएं, जिससे कि जो भी पेड़ काटेगा उसके ऊपर दंड लगेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर ढेर सारे नियम कानून अगर लगा दिए जाएं बच्चों, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। पेड़ काटने से हर आदमी डरेगा और यहाँ तक कि गिरे हुए पेड़ों को छूने से भी डरेगा कि पेड़ मुझे नहीं काटना चाहिए, मुझे नहीं उसको नुकसान पहुँचाना चाहिए। यह भी करो, तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे पशु पक्षी आमतौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ। अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति के से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया है, उससे पूछ कर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। देखिए यहाँ पर है कि क नंबर है, यह भी करो, तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे पशु पक्षी आमतौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो मान लीजिए बच्चों, आपके घर के पास आम का पेड़ है, जामुन का, नीम का पेड़ है और शीशम का पेड़ है। जो भी पेड़ हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। पशु पक्षी हैं तो कौवा है, चिड़िया है और मोर है, उल्लू है। आपके घर के पास बच्चों जो भी पशु मतलब जानवर होते हैं और पक्षी मतलब जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको कहते हैं पक्षी, और पशु मतलब होते हैं जो चलने वाले जानवर होते हैं। तो आप पेड़ कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से पशु हैं, अगर आपके घर में गाय है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी एक सूची बनाना है, तो आप एक लाइन खींचिएगा और ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिएगा पशु, यहाँ पर लिख दीजिएगा पक्षी, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा पेड़ पौधे। अब आपके घर के पास जो पेड़ पौधे हैं इसके नीचे आम है, आम, नीम, जामुन, जो आपने देखा हो बच्चों उसको ईमानदारी से लिखिएगा। अब पशु में है, गाय है। मान लीजिए पक्षी में आपने तोता देखा है घर के पास, तो तोता लिख दीजिएगा। कबूतर देखा है तो कबूतर लिख दीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया है, उससे पूछकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। पेड़ पौधे का नाम, अब किसी ने लगाया, जैसे आम का पेड़ लगाया है तो आम। कब लगाया था? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 साल पहले। देखभाल की या नहीं? बिना देखभाल के तो जैसे छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है बच्चों, वैसे ही पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है। क्या वह पेड़ पौधा अब भी मौजूद है? तो जब देखभाल होगी तो पेड़ पौधा मौजूद रहेगा। तो आप लिख दीजिए हाँ। पेड़ पौधे का नाम आम, कब लगाया था? 2 साल पहले। दो साल पहले। देखभाल की या नहीं? हाँ की थी। आपको लिखना होगा यहाँ, ये पॉइंट लिख के इसके आगे लिखिएगा, ऐसे डैश डाल के लिख दीजिएगा बच्चों। क्या वह पेड़ पौधा अब भी मौजूद है? तो आप लिखिएगा हाँ। ये हो गया आपका कंप्लीट। अगला देखते हैं, खोजबीन। क्या है खोजबीन में बच्चों? हमारे देश के पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके कॉपी में लिखो। इसके लिए तुम्हें पुस्तकालय, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शिक्षिका या माता पिता और इंटरनेट से भी सहायता मिल सकती है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। इसके बारे में आप खोज करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मोबाइल से। इन शब्दों के समान अर्थ वाले कुछ शब्दों को लिखो। देखिए, धरती। धरती मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, धरणी, कॉमा लगा दीजिएगा बच्चों।
धरणी, धरनी, बहुत सारा धरती का होता है। ये कंप्लीट हो गया। चिड़िया, चिड़िया। खग, खग पक्षी। हवा, हवा का है वायु, अनिल, अनिल। ल है बच्चों ये समीर। अगला है पेड़, पेड़ का देखिए वृक्ष, व है वृक्ष। फिर से देखिए मीटअप, तरु, तरु। दुनिया, दुनिया का भी देख लेते हैं। विश्व, कॉमा जग, कॉमा संसार। ये देखिए जंगल, पेड़ पौधों और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जंगल शीर्षक से दी गई कविता को पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ। चलिए जंगल को पढ़ते हैं बच्चों। इसको पहले देख लीजिए, जंगल कितना हरा भरा है, ग्रीन ग्रीन एकदम अच्छा दिखता है। थोड़ी धरती पाँव पाठ के आधार पर हम लोग जंगल की कविता भी पढ़ेंगे। बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, फूल फल देता सभी कुछ, कर रहा उपकार जंगल, मूक है सहता इसी से दुश्मनों के वार जंगल, जब कभी टेसू खिले तो दहकता अंगार जंगल, कारखानों के धुएं से पड़ गया बीमार जंगल, इस तरह कटता रहा तो जाएगा बंथार जंगल, आदमी की पाशविकता भोगने को तैयार जंगल। लक्ष्मी नारायण पयोधी ने इस कविता को लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है। उन्होंने एक अपने मन के दर्द के बारे के भावों को लिखा है इसमें, कि जैसे जंगलों की ऐसे अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो ऐसा करते करते जंगल समाप्त हो जाएगा। जंगल का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं, यहाँ कवि ने अपने भावों को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बच्चों, अब ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी धरती पाँव कविता पाठ को आप प्रश्नोत्तर के साथ साथ समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगता है, अच्छा लगा हो, पढ़ाने में आपको समझ में आया हो बच्चों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा बच्चों। और इसको लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आपका जो भी हो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकूं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।